सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की डेट कंफर्म हो चुकी है। इसलिए हम आपके लिए जो है एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं। तो यही महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, आपके जो है यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इसलिए आप बिल्कुल पढ़ कर के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जाइएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं। कैसे अनुच्छेद आते हैं, क्या है, क्या कैसे है, सारी बातें आपसे हम शेयर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले बात हम करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि भारत राज्यों का एक संघ है, वो अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश होता है और उसकी स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन किया जाता है और राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 11 की। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। वहीं आर्टिकल 13 की बात करेंगे, अनुच्छेद 13 की बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। आपको बता दें ये एक संवैधानिक आधार है। ठीक है, संसद द्वारा जितनी भी बनाई गई विधियां होती हैं उनको शून्य घोषित कर सकता है। वो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसी सिद्धांत को हम लोग न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत कहते हैं। चलते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कह रहा है कि कानून के समक्ष सबको समानता दी गई है। अनुच्छेद वहीं 15 कहता है कि धर्म हो, चाहे मूल वंश हो, चाहे जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, किसी भी आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में आपके अवसर की समानता सभी को है, विदेशी नागरिक को छोड़ करके। ठीक है, तो आप जो सरकारी नौकरी के पदों पर जाना चाहते हैं तो सबको एक जैसे समानता दी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को हाई स्कूल पास करके जो है नौकरी का प्रावधान है जाति आधार पर, धर्म आधार पर, वैसा ये नहीं है। सबको समान है सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए। वहीं अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 18, ये उपाधियों का भी उन्मूलन किया गया है। केवल शिक्षा और सैन्य को छोड़कर इसको समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के ऐसे जो है मौलिक अधिकार हैं। जैसे आपको बात करें फर्स्ट में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, किसी की बात आप रख सकते हैं। ठीक है, किसी के बारे में आप कह सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। और इसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता विद्यमान है। आपको बता दें फिर इसके बाद शांत पूर्वक एक आप जगह पर, वो भी सार्वजनिक जगह होनी चाहिए, वहाँ पर आप सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। इसके बाद आप संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, उसके लिए आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे वो आपका किसान संघ हो, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अंदर संघ हैं जो आंदोलन करते रहते हैं। इसके बाद आपको भारत के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरीके से फ्री होकर घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद आगे बात करेंगे, आपको जो है भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, ऐसा नहीं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे आपका कोई जिला हो, चाहे आप राज्य हो, सभी में आप कहीं भी जा कर के बस सकते हैं। कोई भी पेशा अपना सकते हैं, आपके पास कोई व्यवसाय अपना सकते हैं, कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं। व्यापार व कारोबार करने की आपकी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये 20 का फर्स्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 20 सेकंड कहता है किसी भी व्यक्ति पर एक ही क्राइम के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाने और दंडित करने को रोकता है। वहीं आपको 20 तीसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आपको याद में रखना है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि अगला है आर्टिकल 21। क्या है? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे हम लोग जीवन का अधिकार कहते हैं। इसके बाद आपको इसमें बहुत सारे प्रावधान है, जैसे विदेश जाने का आपको अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है,
हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार है। चौथे में निजता का अधिकार है। पांचवें में सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है। छठवें में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण का अधिकार है। सातवें में प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे का पूर्ण विकास का अधिकार है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का भी अधिकार है। तत्काल अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो तत्काल लिए सरकार उसके विरुद्ध आपके खड़ी होती है और आपको जो है उपचार कराया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको बताए एक आर्टिकल आपका जो है वो है 21A, ठीक है। 21A जो है बाद में जोड़ा गया है। 21 के बाद एक संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स में। आपको बताया प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीत से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे, ठीक है। तो ये 21 के ए में है। इसके बाद आपको बताएं आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो आर्टिकल 22 क्या कहता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण दिया गया है आपको, जैसे गिरफ्तारी करने के आधार पर आपको सूचने का अधिकार दिया जाएगा, देने का अधिकार उसे। फिर दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख आप 24 घंटे के अंदर यात्रा को भी समय मिला देंगे तब पेश होने का अधिकार देता है। इसके बाद दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त अनुरोध के 24 घंटा में रिहा करने का भी अधिकार देता है आर्टिकल 22। इसके बाद आर्टिकल 23 की बात करेंगे। आर्टिकल 23 और 24 में इसको कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 बताता है मानव तस्करी। इसके बाद बाल श्रम का निषेध, मतलब छोटे बच्चों को लेकर उठा करके ले जाना और उनसे जो है मजदूरी करवाना, ये बाल श्रम होता है। मानव तस्करी होता है जैसे मानव तस्करी में किसी के लेकर उसकी किडनी निकाल लेना, उसको बेच आना, है ना। किसी महिला को उसको वैश्य के रूप में किसी शहर में बेच आना, ठीक है, उस महिला के द्वारा शारीरिक व्यवसाय करना, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 23 में होती हैं, ठीक है। इसके मतलब वो आर्टिकल आपको जो है जिसकी बात कर रहा हूँ आर्टिकल 24 की, तो उसमें साफ साफ अभी कभी फैक्ट्री में जाते होंगे तो बाहर गेट के बाहर जो लिखा रहता है जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में यहाँ पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो ये चीज़ आर्टिकल 24 में है। इसके बाद आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल आपका 25 जो कहता है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, मतलब अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। आपको बता अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कोई रोक नहीं सकता आपके धर्म के विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, आपके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने पूरी तरफ से मांग तक धर्म का अबाध रूप से मानना आपके अंदर है। वही अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है। वही अनुच्छेद 37 कहता है किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए कर देने की भी स्वतंत्रता है। आपको बता अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में आप भाग भी लेने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो ठीक है। इसके बाद आगे आपने सुना होगा एक और है हमारा जो है अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंदर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। वही अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार प्रावधान करता है। इसके बाद एक आर्टिकल है जो हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे सीधा हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचार का एक अधिकार है, ये आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 32 को जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को लेकर के ये आर्टिकल जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों का ये संरक्षक होता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसी आर्टिकल को, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक होता है। इसके बाद आर्टिकल हम 29A की बात करेंगे। आर्टिकल 29A क्या कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, आपके 39A में है। वही अनुच्छेद 40 जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आया है ग्राम पंचायतें गठन। अनुच्छेद 41 आपको क्या कहता है काम करने, शिक्षा पाने, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का भी अधिकार है, तो वो आर्टिकल 41 कहता है। वहीं आर्टिकल 43 कहता है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या है आपका 44 आर्टिकल 44 क्या कहता है समान नागरिक संहिता, ठीक है। अभी तक जो है गोवा ही था मगर अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया समान सिविल संहिता और ये आर्टिकल 44 में है।
वहीं आर्टिकल 45 भी हमको शिक्षा से संबंधित अधिकार देता है, जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है 45। वहीं आप 46 क्या करता है, अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो चाहे पिछड़ा वर्ग, उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल 46 है। आपको पता है 47, आर्टिकल 47 मतलब अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषण स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार में राज्य का कर्तव्य दिया गया है। इसके बाद आगे चलेंगे, आर्टिकल 48 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 48 आपका कहता है चाहे वो कृषि हो चाहे पशुपालन, उसका संगठन आपके 48 में है। वहीं अनुच्छेद 49 क्या कहता है, प्राकृतिक महत्व के जो स्मारक होते हैं, स्थान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका संरक्षण दिया गया है। वहीं आर्टिकल 50 क्या बताता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का सिद्धांत बताता है। वही अनुच्छेद 51 क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं संधि को बढ़ावा देने में मदद करता है 51। इसके बाद 51 के बाद एक 51A जोड़ा गया है, जिसे हम मौलिक कर्तव्य के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना, आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, ये कुल मिलाकर के वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 11 है, पहले 10 थी। ठीक है, बाद में इसे जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। पहले जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51 के बाद 51A जोड़ा गया, उसमें सिर्फ केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसके माध्यम से आपके वर्तमान मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो दूसरा देखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना है, महान आदर्शों का पालन करना है। वहीं भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है, उनकी रक्षा भी करनी है। फिर है देश की रक्षा करना है, आह्वान करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। 5वें में भारत के लोगों में समरता, समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करना है, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना जो स्त्री के समान के विरुद्ध हो। ये सारे कर्तव्य हैं आपके। इसके बाद आप 6 में पहुंचेंगे और 6 क्या कहता है, हमारी समग्र संस्कृत के संबंध विरासत को महत्व देना है, उन्हें संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। चाहे वन हो, चाहे झील हो, चाहे नदियाँ हो, वन्य जीव हो, सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हो, सुधार करना है। ठीक है, इसके बाद मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन में सुधार की भावना को विकास करना है। वहीं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है। वहीं आपको बता दें कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है, राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्ध हासिल कर सके। वहीं जो अंतिम में 11वां मौलिक कर्तव्य है, यही है 614 तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद आपको बात करेंगे आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल आपको 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्तियाँ इसमें विद्यमान होगी राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाएं और लोक सभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, आपको पता है ये सभी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आपको पता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और पंडिचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं इनके चुनाव में। इसके बाद आर्टिकल 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को समझाता है। इसके बाद आपको बता दें आर्टिकल 63 क्या कहता है। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं आर्टिकल 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये चीज़ आपको याद रखना। वहीं 66 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला है। वहीं अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति का प्रावधान करता है। इसके बाद आगे आपको बताएंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी, है ना।
तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 76 भारत के लिए एक महान न्यायवादी का पद होता है। वहीं अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 21 लोकसभा की संरचना की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 93 क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनना आर्टिकल 93 में है। वहीं अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसद के सदन की शक्तियां एवं विशेषाधिकार, सदन के जो सदस्य होते हैं उनकी शक्तियों में विशेषाधिकार जो होते हैं वो दिया गया है अनुच्छेद 105 में। 109 क्या कहता है, धन विधेयक से संबंधित मामला है। वह अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का मतलब ये लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक है या नहीं, ये मामले को लेकर आर्टिकल 9 में सारे प्रावधान किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय बजट। आपको बता दें ये बजट के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है संविधान में किसी तरह का बजट का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वो वार्षिक वित्तीय बजट के रूप में नाम दिया गया है। बात करेंगे आर्टिकल 123 की बात करेंगे तो आर्टिकल 130 अध्यादेश जारी करने को जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है। जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते हैं तब उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी विधेयक के मामले को लेकर। आपको पता है अनुच्छेद 124 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को संदर्भित करता है। वहीं अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन को प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 119 सर्वोच्च न्यायालय का भी एक न्यायालय है उसकी बात करता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 137 की। आपको पता है अनुच्छेद 37 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 137 में है। आपको बता दें अनुच्छेद 148 में कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 153 की तो अनुच्छेद 153 कहता है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल होगा। वहीं अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां विद्यमान होगी। वहीं अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो विद्यमान होगी। वहीं अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यों के लिए महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र सरकार के लिए एक महान न्यायवादी होता है वैसे राज्यों के लिए एक राज्य महाधिवक्ता का पद होता है। इसके बाद आगे आर्टिकल 213 की बात करेंगे और आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को ये देता है। ठीक है, 213 और राष्ट्रपति को 123 के तहत है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालयों का अपना एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 215 बताता है। वहीं अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद आपको मैं बता दूं अनुच्छेद जो 233 है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 280 देखो 200 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वित्त आयोग के गठन की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 301 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसकी बात करता है। वहीं अनुच्छेद 312 किसकी बात करता है, अखिल भारतीय सेवा की बात करता है। ठीक है, वही अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 करता है। इसके बाद आपको बात करेंगे अनुच्छेद 324 और 324 में क्या चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 326 क्या कहता है, लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा हो, उनके जो निर्वाचन में जो पद्धति होती है वो वयस्क मताधिकार पर होता है। इसके बाद अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्रावधान करता है। वही अनुच्छेद 338 बनाया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 340 क्या कहता है, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो है अनुच्छेद 352 क्या कहता है, ये आपातकाल से संबंधित है 352, और वो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 356 क्या होता है, राज्य आपातकाल होता है जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन जाते हैं, प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। जब किसी भी राज्य का शासन राज्यपाल से न संभाल रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को पूरी
शक्तियाँ प्रदान करता है, इसलिए एकात्मक शक्तियाँ इसे कहते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 360 है जिसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान 360 में है। इसके बाद अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो है आर्टिकल्स रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करके जाइए और यहीं से क्वेश्चन जरूर पेपर में आपका आएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।